हेलो दोस्तों। बहुत दिन से करीब 7 साल से एमपीएसआई का इंतज़ार था। आज एमपीएसआई का मतलब कल 24 जनवरी को ना एक गज़ट जारी हुआ है, जिस गज़ट में मतलब ये बताया गया है कि किस प्रकार से एमपी की एग्ज़ाम होगी एसआई की। और कुछ लोग ना इस पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उस विषय में मैं आपको बताऊँगा। हर किसी व्यक्ति का अपना-अपना मोटिव हो सकता है उसके पीछे कि क्यों इस प्रकार की बातें कर रहा है, वो सारी क्लैरिटी मैं आपको दूँगा कि इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं। गज़ट नोटिफ़िकेशन आपको बहुत सारे कोचिंग वाले ये मतलब इस प्रकार से इसको दिखाते रहेंगे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि वो लोग केवल ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उनको नहीं समझ में आता, कुछ भी गलत बोल रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो है वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित मतलब इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इस प्रकार से परीक्षा होगी। दरअसल दरअसल ये ऐसी बात है जो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें रियलिटी क्या है। कुछ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें मतलब जैसे नेगेटिव मार्किंग है, और साथ में जो कंपल्सरी इस जो सारे क्वेश्चन करना है ना, वो सारे क्वेश्चन करना है कंपल्सरी। तो वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैंने पास्ट में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब बहुत सारा उसमें बहुत सारे व्यू आए, तो मेरे को लगा कि मेरे को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एमपी की हालत बहुत ख़राब है। एमपी में बहुत सारे बच्चे हैं, और बाकी अदर स्टेट से भी। अभी जैसे एसआई का पेपर है, एसआई का जो पेपर होने वाला है उसमें जो जानकारी है, मतलब वो अफ़वाहें फैला रहे हैं, मतलब किसी प्रकार की गुमराह करने की वाली बातें कर रहे हैं। जिन चीज़ों को मैं क्लियर करने मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो फिर अपन चलते हैं कि मतलब क्या प्लान रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो वो लोग कर रहे हैं, वो एमपीएसआई को बता रहे हैं कि एमपीएसआई है कि ये तो एमपी का आईएएस है। तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे वो एमपी का एसआई है, ना कि आईएएस है। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, उसमें क्या वास्तव में यूपीएससी का सिलेबस जैसा इसका सिलेबस है। ये गुमराह करने वाले पता है कौन लोग हैं? जिनने कभी यूपीएससी का पेपर नहीं दिया है, ना ही उनने पीएससी का पेपर दिया है, वो इसकी तुलना एमपीएसआई जो अपने एमपी में होने वाला है, ऐसा एमपीएसआई जो एमपी में हो रहा है ना, उसके जैसा एमपीएसआई सीजी में भी होते रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी पहले हो रहा है, बहुत अच्छा पेपर होता है, उसका पैटर्न बहुत अच्छा होता है। यूपी में भी बहुत अच्छा होता है यूपीएसआई का पेपर। तो ये सारे स्टेट में हो रहा है, तो क्यों हम पीछे रहे? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत पका पकाया खाने की आदत है, आलसी हैं। अभी पुराने जो सब्सपेक्ट है हमारे, वो सब्सपेक्ट इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि कोई बाहर वाला बंदा है उससे ढंग से बात भी कर लें, इस प्रकार के मतलब। तो अगर कोई एक अच्छी पोस्ट पे सब्सपेक्ट का नाम चलता है, मिनी आईपीएस, मिनी एमपी का आईएएस, ऐसे लोग उसको टैग देते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी है। लेकिन लोगों को क्या होता है, उनको चाहिए सस्ता, सस्ता चाहिए, और एक पेपर चाहिए। एक पेपर हो, उसमें भी धांधली हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर उसके बाद सारी वैकेंसी वही लेके चले जाएं। लेकिन अगर स्टेज 4 होंगी तो उसमें फायदा क्या होगा, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? अब जैसे मैं इसमें जो तुलना करूंगा, वो है एम यूपीएससी का सिलेबस और एमपीएसआई का सिलेबस। मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊंगा। आपको शायद यूपीएससी का सिलेबस आपने कभी देखा नहीं होगा, इसलिए आप उनकी बातों में आ जाते हो। जैसे यूपीएससी का जैसे प्री का सिलेबस है, तो प्री का सिलेबस में बताता हूँ कि हिस्ट्री भी आती है। लेकिन हिस्ट्री में पता है कितनी हिस्ट्री आती है? आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो भारत की शुरुआत जहाँ से होती है ना, मतलब जहाँ से इंडिया की में दो चार लोग रहने आते हैं, वहां से इतिहास पूछा जाता है। और मॉडर्न वर्ल्ड तक, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री तक पूछ ली जाती है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में पूछ ली जाती है, ज्योग्राफी पूछ ली जाती है, पॉलिटी पूछ ली जाती है, बहुत डीप में और बहुत एनालिटिकल तरीके से। मतलब जिसका एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है ना, वो ही उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो इसका होता है ना, उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के में। यानी कभी आप भाई किस्मत से आप एक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना यूपीएससी का, एक क्वेश्चन लेना उसमें से, और एक क्वेश्चन के ऑप्शन टिक करके देख लेना, आपको सारे अच्छे लगेंगे। इतने बड़ी-बड़ी लाइनें लिखी होती हैं, मतलब आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, एनालिटिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप इसका पेपर सॉल्व कर पाओगे। और इसकी तुलना आप इससे कर रहे हो जिसमें इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है? इसमें सी सेट भी होता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अभी आपके मध्य प्रदेश में जितने भी डीएसपी और एसडीएम बनते हैं ना, वो इसका सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये बताता हूँ कि जितने भी, अगर किसी को आजमाना है ना, तो कोई बंदा यूपीएससी का मात्र प्रीलिम्स क्वालिफाई क्वालिफाई करके देख लो, उसको पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज यूपीएससी। तो इसका सिलेबस जिसमें मात्र हिंदी भाषा का बोध, ये 10 यूनिट जो दे रखी है ना, मतलब 10 जगह से पेपर आने वाला है, उनकी आप तुलना कर रहे हो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप इसका हिस्ट्री वाला पोर्शन उठा लेना। आप इसको पढ़ने में जितना समय लगेगा ना, उतना आप इसको पढ़ने में नहीं लगेगा। ये बहुत कम सिलेबस है इसकी तुलना में, तो आप इतना सारा देखो। और सी सेट भी, सी सेट में भी आप सीजीएल के पेपर उठा लेना, मतलब
एसएससी के, उसमें आपको अंग्रेजी और रीजनिंग और मैथमेटिक्स तीनों ही उससे अच्छे, कहीं मतलब बहुत अच्छे लेवल के मिल जाते हैं उसमें। मतलब बहुत प्यारा पेपर होता है यूपीएससी का, जो हिंदुस्तान की बहुत प्रीमियम सर्विस है, जिसकी तुलना वर्ल्ड के एग्जाम्स के साथ करी जाती है। मतलब उसका सिलेबस इतना बड़ा है, अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे इसके साथ साथ में। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, मैं कल वीडियो देख रहा था शाम को, जैसे इसका वो आया, तो बहुत सारे लोग अपना धंधा बिजनेस सेट करने के चक्कर में रहते हैं। वो उनका जो समस्या है ना, उनकी समस्या ये है कि अगर वो मतलब 2 लाख कोर्स भी सेल कर देते हैं ना, तो 1,000 रुपए से भी सेल कर दें, तो उनको आप इसको काउंट कर लेना, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो इतना पैसा कमा लेते हैं वो, आपको डरा के, आपको इमोशनली कि हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें करके। लेकिन दरअसल अपने एमपी के बच्चे हैं, अपने एमपी के बच्चों को अगर आपको जानकारी नहीं है तो उनको गलत जानकारी मत दो। कई सारे टीचर्स की मैं अभी वीडियो देख के आया, वो लोग बोल रहे हैं लिखित परीक्षा होगी, वो लोग, कोई लोग मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो आपको क्लियर हो जाए, आप जो घबराहट आपके मन में है कि बहुत डिफिकल्ट बना दिया, पीएससी यूपीएससी जैसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं धीरे धीरे वन बाई वन बताऊंगा आपको। अब जैसे इसमें जो प्री का सिलेबस बता देता हूँ इसी के साथ में। जैसे प्री में एक बंदे का मैं वीडियो देख रहा, जो जिसका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट का नाम चलता है, उसको ये नहीं पता कि नागरिक शास्त्र का मतलब क्या होता है। यानी अगर पॉलिटी के किसी टर्म को नागरिक शास्त्र करके हिंदी भाषा में लिख दिया जाता है, मतलब ये बता दिया जाता है, नागरिक का मतलब हम, और शास्त्र का मतलब नागरिक से रिलेटेड जो किसी डेमोक्रेसी में बातें होती है, जैसे हमारी फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, कर्तव्य हमारे जो होते हैं, इस प्रकार की बातें गवर्नेंस में जो आते हैं, जैसे आरटीआई लगा के अपन क्या क्या ले सकते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें होती है ना। एक आम आदमी को ये पता होना चाहिए, उस उतनी पॉलिटी जो पढ़ता है संविधान के बारे में, उसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है। मतलब इसमें नागरिक शास्त्र में क्या होता है कि पॉलिटी का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक पॉलिटी जो होती है ना, उसको इसमें डाला गया है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज है, जो कि आप एसआई की तैयारी अगर नहीं भी करते ना, तो जिंदगी में पता होना चाहिए कैसे क्या करना होता है लाइफ में, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। हिंदी भाषा की समझ में, ये पहली चीज इस सिलेबस ने ये क्लियर कर दिया कि भाषा की समझ आपकी नॉलेज नहीं होती है। मुझे भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा एवरेज आती है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे हिंदी आने से मैं विद्वान हो जाऊंगा या अंग्रेजी आने से मैं विद्वान हो जाऊंगा। या तो आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ो या हिंदी साहित्य पढ़ो, तो आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। लेकिन ग्रामर पढ़ रहे हैं आप हिंदी अंग्रेजी की, तो उससे थोड़ी ना आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो इसने बता दिया कि अंग्रेजी और हिंदी ये सामान्य भाषा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इसका वेटेज नहीं दिया। क्योंकि जब किसी भाषा को नॉलेज समझ दिया जाता है ना, अपने हिंदुस्तान में क्या होता है, अंग्रेजी जिसको आती है उसको बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया जाता है, वो व्यक्ति बहुत बेकार भी हो सकता है। तो ये चीज क्लियर कर दी इसमें, ठीक है, इनका बेसिक डाल दिया। अब इस शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं बहुत सारे लोग कि विश्लेषणात्मक क्षमता क्या होती है। तो इसमें कई सारे लोग, कोई रीजनिंग मान के चल रहा है इसको, कोई कुछ मान के चल रहा है। देखो मैं आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ। इस विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शब्द, कोई सेंटेंस लिखा किसी ने कि भाई मैं 10 रुपए पर डे कमाता हूँ, अब बताओ 10 दिन में मैं कितने पैसे कमा लूंगा। तो सिंपल सी बात है, 10 रुपए पर डे कमा रहा है, 10 दिन में 100 रुपए कमा लेगा। अब इस बात को मैं क्या बोलूं कि भाई मैं, मुझे मैथ आता है, ये मैथ का माँ भी नहीं होगा शायद, ऐसी छोटी छोटी बातों को तो अपन इसको रीजनिंग बोल सकते हैं, यानी कि सामान्य समझ है भाई। अगर छोटी छोटी बात मैं किसी प्रकार की पूछ रहा हूँ जिसमें सामान्य बात मैं कर सकता हूँ, तो वो सामान्य जो समझ होती है, जैसे मैं इसमें चैप्टर जोड़ सकता हूँ विश्लेषणात्मक क्षमता में। जैसे जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर होता है ना, ये संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर होता है वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, अब फिर बोलोगे कि अगर इसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग दोनों है, मतलब इस प्रकार से, तो तर्क शक्ति क्या है? तर्क शक्ति में ऐसी तर्क शक्ति जो सामान्य बातें होती है ना, जिसमें लैंग्वेज का मतलब रोल होता है, जैसे भाषा में कोई बात लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, उस प्रकार की तर्क शक्ति को तर्क शक्ति में रखा गया है। इसमें सारे प्रकार की रीजनिंग आ जाएगी, मतलब जो भी बेसिक रीजनिंग होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें बहुत एडवांस लेवल की रीजनिंग आ जाएगी, यूपीएससी जैसी रीजनिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें सामान्य समझ। और रही बात इसमें सब्जेक्ट की, तो देखो ये बड़े आसान क्वेश्चन पेपर आएगा इसका, इसका भी बड़ा आसान प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसका भी आसान क्वेश्चन आएंगे, इस पर आसान क्वेश्चन आएंगे, ये भी सामान्य प्रश्न आएंगे, और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। अभी कई बार क्या होता है कि अपने साथ कुछ भी सामान्य घटना घटित हो जाती है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये करना कैसे है, कंप्यूटर के काम कैसे करने हैं। तो भाई सब इंस्पेक्टर कोई बनने जा रहा है, उसको ये चीजें आनी चाहिए, मतलब हिंदी आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, उसको खुद को अपने अधिकार पता होना चाहिए, तभी तो वो दूसरे का अधिकार समझेगा ना। तो ये चीजें सिलेबस में बहुत अच्छी डाली गई है। सामान्य समझ, भाई दुनियादारी में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए, करंट अफेयर में अपना भारतीय इतिहास पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को मतलब इतिहास नहीं पता होता, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने जो भी सुन लिया किसी से, मतलब उसकी आइडियोलॉजी उसको बिलीव कर लेते हैं। ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि हमारा इंडिया है किस प्रकार से है। और साइंस, साइंस की समझ होनी चाहिए कि भाई विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार का जो सिलेबस बना के रखा है उन्होंने, ठीक है।
अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब यूपीएससी का मेंस का सिलेबस उसमें डाल दिया है। अब वो मेंस का सिलेबस मैं दिखाता हूँ यूपीएससी का, और आपको ये वाला सिलेबस दिख रहा होगा। इसमें इन लोगों ने क्या करा कि 300 नंबर के दो पेपर डालने का प्लान बनाया है। ठीक है, अब ये 600 नंबर का, और 600 नंबर का पेपर दिया। अब यूपीएससी का पेपर बताता हूँ। यूपीएससी का पेपर जो होता है टोटल होता है मेंस वेंस का पेपर 1750 नंबर का पेपर तो होता है, जिसमें 7 पेपर होते हैं। ठीक है, 7 पेपर होते हैं, हर पेपर होता है 250 नंबर का। ठीक है, और इसमें दो पेपर एक्स्ट्रा होते हैं। दो पेपर होता है एक्स्ट्रा होते हैं, इसमें एक होता है कंपलसरी काय का, अंग्रेजी का, और दूसरा कंपलसरी पेपर होता है मतलब एक कोई हिंदुस्तान की जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान में दी हुई है ना, उन भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हो, तो लैंग्वेज पेपर बोलते हैं उसको। जैसे कोई कन्नड़ा ले रहा है, हम हिंदी लेते हैं एमपी वाले, और अंग्रेजी कंपलसरी रहती है। तो इस प्रकार से मतलब इस यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं। ठीक है, आप सोचो कि 9 पेपर, और और हम अपने सिलेबस को जोड़ रहे हैं, जिसमें शायद पहले पेपर में इसमें हो सकता है 100 से 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और दूसरे पेपर में 100 से 120। अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन देगा तो 100 क्वेश्चन आएंगे, अगर 2.5 नंबर का देगा तो 120 आएंगे। जैसे यूपीएसआई में अगर किसी ने देखा होगा, यूपीएसआई में क्या होता है कि 160 क्वेश्चन रहते हैं और 400 नंबर के रहते हैं। ठीक है, ढाई का हिसाब किताब यहाँ भी रहता है। तो ये इनका हिसाब किताब रहता है। और लेकिन अपन इसकी तुलना, अब मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा कितना कचरा सा सिलेबस है मेंस का। भाई आप मध्य प्रदेश में अब 2016 में जब डिजिटल इंडिया आ गया, एजुकेटेड लोग हैं, अब क्या हम उसी प्रकार के सब इंस्पेक्टर बनाना चाहेंगे जिनको खुद वीआईपी का फुल फॉर्म पूछे, या हम अपने देश में पढ़े लिखे सब इंस्पेक्टर बनाएंगे जो समझदार होंगे, लोगों की परेशानियां समझेंगे, गलत काम करने के नतीजे गलत होते हैं उस प्रकार की समझ उनके अंदर होगी, वैसे सब इंस्पेक्टर बनाएंगे ना। ठीक है, अब इसमें जैसे जीएस वन का ही सिलेबस देख लो आप। जीएस वन में जो मेंस होता है ना, उसमें इतिहास मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दोनों पार्ट एक में ही आ जाते हैं, इसमें एक में आ गए। ठीक है, जीएस ऐसे पेपर होता है इसमें, और इसमें एथिक्स का पेपर होता है। एथिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि इसमें है ही नहीं सिलेबस में। ऐसे का पेपर होता है, वो भी नहीं है इसमें। ऑप्शनल के पेपर होते हैं, ऑप्शनल का एक टुकड़ा उठा लोगे ना आप, तो आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होगे ना, वो उसमें कवर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसकी तुलना करते रहते हैं कि सर मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या सर ये यूपीएससी डिफिकल्ट होगा? तो भाई वो ऑप्शनल ले लेगा ना मैथमेटिक्स यहाँ। ठीक है, तो तुम्हारा जेई वही वो बेसिक में पड़ेगा, बेसिक में। ठीक है, तो मतलब सोचने वाली बात ये है कि कभी भी यूपीएससी एक बहुत अच्छी परीक्षा है जिसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इवन कई सारे लोग हैं जो इसका सी सेट का पेपर क्लियर नहीं कर पाते, मतलब जीएस वन की तो बात ही अलग है। और पढ़ने लिखने से पेपर नहीं होता, इसमें जो आपकी बुद्धि की क्षमता है, मतलब एनालिटिकल स्किल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम ये वाली गलती ना करें कि एमपीएसआई की तुलना यूपीएससी के मेंस से और इसके मेंस से कर लें। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब जिसमें आपको केवल गोले भरने रहेंगे, और ये लिखना पड़ता है बहुत अच्छी भाषा में। कंपेरेटिवली आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, हिंदुस्तान के क्रीम बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेज टॉपर, आईआईटीएन, मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे, उनके साथ कंपटीशन करना होता है, तो इसको इस हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मैं उसकी बात कर रहा था कि इसमें यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब ऑप्शनल पेपर के अतिरिक्त, जैसे मैंने टोटल पेपर आपको बताए थे 7, जिसमें से पांच तो मैंने जीएस के बता दिए थे, 2 ऑप्शनल बता दिए थे, और 2 पेपर मैंने लैंग्वेज के बताए थे। एक अंग्रेजी का होता है, वो 300 नंबर का होता है, और हिंदी का होता है, मतलब कोई भी भाषा, जैसे मैं हिंदी स्टेट से हूँ तो हिंदी वाला पेपर देता हूँ मैं, देना ही पड़ता है क्योंकि अंग्रेजी आती है और हिंदी आती है, इसके अलावा हमें कुछ आता भी नहीं। ठीक है, तो 300-300 के ये देते हैं, इनमें भी हमें 25% लेके आना पड़ता है, मतलब उससे कम लेके आओगे तो फेल हो जाते हैं, आपकी सारी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा बोलता है मैं तो यूपीएससी हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ, तो इस पेपर को भी तो पास करना है भाई, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो यूपीएससी का तोड़ नहीं है भाई, मैं सीधा बोलता हूँ। तुलना करने को ये गधे लोग होते हैं जिनने यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं देखा ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो उनकी बातें सुन लें बड़े आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जस्ट आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मिथ है आपके अंदर डर बनाया जा रहा है, उसका उसका जो कारण है वो एक कारण है ये इस गरीब स्टेट का। मतलब मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति इसकी जुगाड़ में रहता है कि मेरे को इस तरीके से पागल बनाऊं। क्योंकि अभी मैं पटवारी का पेपर देखा था, पटवारी के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज बेचे, और कोर्सेज बेचने के बाद जब पेपर आया ना, तो जो कोर्स में 4-4 घंटे की क्लास ले रहे थे ना, उनको हवा नहीं लगी, और 130 नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। जो बच्चे समझदार थे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब रिसर्च करके कि क्या पेपर में हो सकता है, वो आराम से 150 क्रॉस करे थे, और वो आज नौकरी कर रहे हैं। और एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो चीज आपको शायद इस व्यापम फील्ड में कोई नहीं बताएगा,
एक होता है परसेंटाइल और एक होता है परसेंटेज। जेई वाले बच्चों को पेपर देखा होगा आपने, उनके परसेंटाइल होते हैं 100% के आसपास, 99%, 99.99% के आसपास। लेकिन उनका परसेंटेज पता है कितना होता है? 35% के आसपास एडवांस में। 50% तो बहुत ब्रिलियंट बच्चों के आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें परसेंटाइल पे ध्यान देना है, ना कि परसेंटेज पे। यानी कि मान लो 25 क्वेश्चन का पेपर है, कोई सब्जेक्ट है, उसमें से अगर एमपी का सबसे हाईएस्ट किसी का नंबर आ रहा है, अगर वो 24 आ रहा है ना, तो 24 को 100% माना जाएगा, 100 परसेंटाइल। और जो मूर्ख बच्चा होगा वो सोचेगा कि यार मेरे 24 क्यों आए, मेरे 25 क्यों नहीं आए, मेरे परसेंटेज 100 क्यों नहीं आ रहा है। भाई 100% की तैयारी मत करो, 100 परसेंटाइल की करो। अगर मान लो आप हो और आपसे मैं ये दो लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, एक से उसी के पिताजी के डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, एक से मैं अपने पिताजी की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, तो वो तो परेशान हो जाएगा, उसको कैसे पता कि मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस प्रकार से तो परसेंटाइल वहां डिसाइड होता है जहां चीजें मतलब एबव, जो सबसे ज्यादा जानकारी है वो एवरेज बच्चों को होती है, वो इतनी होती है, उसको 100% बोलते हैं। ठीक है, इसको आप डिटेल में और समझ लेना अगर मेरी बात समझ में नहीं आया हो तो। अब करते हैं मुद्दे की बात। इस मुद्दे में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस बहुत प्यारा सिलेबस है, मतलब सब इंस्पेक्टर जो रैंक है ना मध्य प्रदेश में, वो अन्य राज्यों के सब इंस्पेक्टर की अपेक्षा में बहुत कमजोर जो पढ़ाई लिखाई उनकी होती है, और ऐसे आते हैं वो। ठीक है, अब उसमें अब की बार पहली बार इन्होंने छोटी सी कोशिश करी है सिलेबस में कि थोड़ा अच्छा सिलेबस बनाने की कोशिश करी है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जो सब्जेक्ट सिलेबस में जो सब्जेक्ट मेंशन है ना, उसमें कोई भी खतरनाक चीज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य समझ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहा है। इसमें वो आपको पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मौर्य समाज जो जगह है ना, वहां से हिंदुस्तान का जन्म होता है। ऐसी बातें हमें पता करनी चाहिए। हर्षवर्धन का टाइम, 11वीं शताब्दी में जीवन, भक्ति सूफी सूफी मूवमेंट। अभी आज क्या करते हैं हम लोग, हिंदू धर्म की बातें करते हैं और धर्म की बातें करते हैं। हमारे यहाँ धर्म के मूवमेंट हमेशा आते रहे हैं, कौन किस प्रकार की विचारधारा का है, हमने सबका सम्मान करा। लेकिन आज अगर छोटी सी कंफ्लिक्ट हो जाती है, लोग लड़ जाते हैं उसमें। अरे तू कैसे सोच रहा है, मैं अगर ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ इसका मतलब मैं धार्मिक हूँ, अगर तू ऐसे कपड़े नहीं पहना तो अधार्मिक है तू। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, मतलब कुछ भी लोग टैग लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं ना। तो ये सामान्य समझ लोगों को होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, अ, भारत में उपनिवेशवाद है, 1857 का विद्रोह है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप इसमें देख लेना। बहुत सारे लोग इसको डिकोड करके दिखा भी रहे होंगे, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर ये एक यूनिट में दिया है ना, मात्र मतलब एक लिखा है, इसका मतलब इसका वेटेज ही बहुत कम है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद इसका वेटेज है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। मतलब जैसे इंडिया है, अब इंडिया में बहुत सारे राज्य रजवाड़े थे, बहुत सारी स्टेट्स थी, उनमें उनका जो पुनर्गठन है, उनको इकट्ठा कैसे करा, कैसे देश बनाए, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे स्टेट थे, कुछ अंग्रेजों के अंडर में थे, कुछ अपने यहाँ हिंदुस्तानी राजाओं के अंडर में थे। तो वो सबको इकट्ठा करा, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो वो चीजें हमें पता होना चाहिए कि हमने इस देश को बनाया कैसे है भाई। तो ये सामान्य, मैं तो कह रहा हूँ एमपीएसआई की तैयारी को छोड़ दो, आपको सामान्य ही इस बात का पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत की विविधता, मतलब जैसे हमारे समाज की कुछ विशेषताएं हैं जो कि पूरा विश्व इस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो वो विशेषताएं हमें पता होना चाहिए। वो चीज इसमें पूछ रहा है। फिर उसके बाद भारत की विविधता, जैसे भारत में मतलब विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इस इतने प्रकार के डाइवर्स लोग रहते हैं, इतने रिलीजन, इतने प्रकार के कपड़े पहनने वाले, खाना खाने वाले, कुछ भी, फिर भी शांति से रहते हैं भाई। पूरा वर्ल्ड अचंभित होता है। वो लोग एक धर्म वाले रहते हैं, उनको दूसरे धर्म से दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ धर्म की गिनती नहीं होती कि कितने सारे हैं। ठीक है, तो ये इसकी नुकसान फायदे क्या दिक्कत होती है इन चीजों से, तो ये इस समझने की बातें सामान्य। भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, यानी अपन को ये पॉपुलेशन का रेशियो है ना, उस उनकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फैक्चुअल मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जैसे बहुत सारे महिला संगठन छोटे लेवल पे काम करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद भारतीय समाज जो है वर्तमान में, उसमें वैश्वीकरण का क्या असर पड़ रहा है, उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लोग कपड़े तो पहन रहे हैं, क्या बुद्धि भी ऐसी हो रही है उनकी, इस प्रकार की बातें। फिर इसमें आगे भी सिलेबस दिया हुआ है खा पार्ट में। इसमें संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, विधान, इस प्रकार की बातें हैं बहुत सारी, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ बस। ठीक है, और गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे इस प्रकार के इसमें दिए हुए हैं। ये देखो, ये इसमें तंत्र, कानून, संस्थाएं, निकाय, ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग में आती है। इसको लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि भाई मैं सारे कमीशन बता दूंगा, संस्थाएं बता दूंगा। जैसे कोई कमजोर वर्ग रहते हैं, उनके लिए SC ST एक्ट है हमारे यहाँ, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, इस प्रकार के एक्ट हैं। तो वो जानकारी एक सब इंस्पेक्टर बनने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए ना, बेसिक बेसिक जानकारी, तो बाद में उसको कानून पढ़ाया जाएगा।
अब इस पेपर की तुलना उन्होंने पता नहीं किस किस चीज से कर डाली। ये पेपर है बिल्कुल बेसिक पेपर है ये। इस बेसिक पेपर में क्या है कि जो नए जमाने की समझ वाली बातें हैं, अब जैसे आप लोग सब पढ़े लिखे होंगे, अरे इनमें क्या दिक्कत आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते कोई भी, वो सारी चीजें उससे रिलेटेड है, रोबोटिक्स है। अभी कई सारी जगह आप रोबोट का इस्तेमाल करते होगे, मतलब कई सारी जगह आपको पता नहीं चलता कि आप किस चीज में रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि जानकारी नहीं होती। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारी जगह हो रहा है, जैसे आजकल कपड़े आ रहे हैं। अब कपड़ा मैं ऐसी शर्ट खरीदना चाहता हूँ जिसपे पानी नहीं टिकना चाहिए, मतलब पानी अपने आप ही नीचे गिर जाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती बाड़ी में बहुत सारे लोग, टमाटर इतना मजबूत बना दिया आज की डेट में कि टमाटर टमाटर छोड़ो पत्थर से ज्यादा लग जाती है उससे। तो ये इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो ऐसी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे लोग आपके ऊपर नजर रखते हैं गुप्त तरीके से, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन आपको आप सोचो जो वो उनको पता चल जाता है। तो ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ठीक है, अपने जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है किसी चीज का आविष्कार करता है तो उसके राइट्स उसको दिए जाते हैं। तो ये राइट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब अधिकार किसी को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार का सिलेबस दिया है। संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, इस प्रकार की बात है, सामान्य समझ की बातें ये। ठीक है, ये सुदूर संवेदन, ये कहीं ना कहीं देखो, ये जो चीज है ना, इसमें से एक आध शब्द ना पीएससी के पेपर 1 से टच होता है, तो लोगों ने पीएससी का पेपर से तुलना इसकी कर दी। ये जीएस 3 यानी यूपीएससी के पेपर जीएस 3 में ये चीजें, साइंस एंड टेक का पेपर होता है, उसमें दिख जाती है कभी कभी। ठीक है, उसके बेसिक चीजें, तो उसमें इससे तुलना कर दी उसकी। ठीक है, इसमें आंतरिक सुरक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पुलिस वालों को ये नहीं पता होता कि हमें खतरा किस किस चीज से है। अब भाई खतरा पता होना चाहिए ना जब पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो, तो ये सामान्य समझ आपको होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें डाली गई है, मतलब बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। जैसे इन्फिल्ट्रेशन होता है, मतलब जैसे म्यांमार के लोग हिंदुस्तान में घुस के आते हैं, बांग्लादेश के लोग आते हैं, पाकिस्तान के आते हैं, और अंदर घुस के वो क्या क्या करते हैं उनकी समझ होनी चाहिए, कौन कौन संगठन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उस प्रकार की ये जो चीज है ना, इसमें देखो ये कितना प्यारा सिलेबस डाला हुआ, उन्होंने सब कुछ बता दिया। ये देखो जो आप मेंस में पढ़ोगे प्रीलिम्स में भी आएगा। और तर्क शक्ति, क्षेत्र में क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये प्रकार का। और इसमें एक जो ये जो चीज है ना, ये पीएससी के मैथमेटिक्स में भी दे रखी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब एमपीपीएससी और एमपीएसआई की तुलना करते हैं अपन। तो एमपीपीएससी का देखो, प्री में बहुत सारा सिलेबस है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, भारत का इतिहास, प्रारंभिक परीक्षा की बात चले, इसमें इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, उसमें इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। भारत का भूगोल, उसमें इतनी सारी बातें पूछ लिखी हुई हैं। ये 3 यूनिट हो गए। ठीक है, ये चौथी यूनिट है, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, इतनी सारी बातें। ये 6वीं यूनिट है, ये 7वीं यूनिट है। ठीक है, और ये 8वीं यूनिट है, और ये 9वीं यूनिट है, ये 10वीं यूनिट है। इतना सारा सिलेबस इसका है, और हम छोटी सी बात कर रहे हैं कि हम इसकी एमपीएसआई से तुलना कर रहे हैं। भाई 10 यूनिट में कितना सारा सिलेबस है उसमें प्री में, और हम एमपीएसआई में 10 बातें लिखी हुई, 10 शब्द लिखे हुए, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से रीजनिंग, मैथ, ऐसे। तो उसकी तुलना हम उससे नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें मेंस का दिखाऊंगा तो मेंस में एक पेपर में उस प्री से कई गुना ज्यादा सिलेबस है, तो उन चीजों की तुलना ना करें। पीएससी एक अधिकारी वाला पद है, जिसपे डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर पदस्थ होता है, और वो लोग एनालिटिक्स, मतलब लिखने पढ़ने में, मतलब ये सुपरविजन अधिकारी बनता है, वो एक्चुअल पुलिसिंग सब इंस्पेक्टर करते हैं। और ये सुपरविजन जो पोस्ट होती है, वो पोस्ट विश्लेषणात्मक पोस्ट होती है, जिसमें लोग लिख के उनकी स्किल्स जो होती है वो लिखने में दिखाना पड़ती है उनको। लेकिन इनको सामान्य समझ होनी चाहिए बस, क्योंकि इनके ऊपर अधिकारी है, जैसे इनको कोई हेल्प लेनी है तो भाई ये लोग पढ़ के आए हैं ना, इनका भी तो कुछ काम है। जैसे ये निगेटिव मार्किंग का जो फंडा है ना, इसमें बहुत सारे डाउट है कि निगेटिव मार्किंग कैसे होगी। जैसे भी निगेटिव मार्किंग होती है, जैसे यूपीएससी में 1/3 होती है, इसमें संभावित है 1/4 होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये समझ में नहीं आ रही, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। इसका तात्पर्य बहुत सारे लोग, मतलब मैंने तो अभी तक किसी के वीडियो में नहीं देखा कि जिसको इसकी इस शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। इस शब्द का मतलब क्या है, जैसे आपने 10th का पेपर या किसी भी बोर्ड का पेपर दिया होगा, तो उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऐसा कुछ प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो उसमें 3 क्वेश्चन दे दिया, 1 2 3, सभी करना है। अब उसमें लिख दिया इसकी जगह केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं, और उसने 7 क्वेश्चन दे दिया।
तो उसमें से आपको केवल 5 करने हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से, तो इसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो उसको छोड़ भी सकते हो इसलिए। लेकिन सभी अनिवार्य का मतलब ये है कि उसमें कोई विकल्प नहीं है दूसरा। ऐसा कि नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। 10 क्वेश्चन में से आप 5 कर लो, 5 कंपल्सरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सभी क्वेश्चन का मतलब ये है कि सभी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। माइनस मार्किंग है, आप चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको माइनस मार्किंग नहीं होगी, अगर आप गलत अटेम्प्ट करोगे तो माइनस मार्किंग में जाओगे। तो इस प्रकार मतलब ये जो शब्द है इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से है। मैं सभी यूट्यूब चैनल वालों से बोलता हूँ, इस प्रकार मैंने वीडियो बनाई थी पिछली बार भी जिसमें मैंने बताया था सब्सपेक्टिव वैकेंसी क्यों और कैसे आएगी। अदरवाइज जो न्यूज़ मीडिया वगैरह इन सबके हट के मैंने वो न्यूज़ दी थी, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, बहुत सारे टीचर्स ने, और उस वीडियो को डाला भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोग जो सच्ची जानकारी है, जो कॉमन सेंस वाली जानकारी है, वो उसको आप डाल रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्रकार की किसी प्रकार की न्यूज़ ना, भ्रांति ना फैलाएं, ठीक है? और अगर किसी प्रकार का डाउट है भी तो उसको तसल्ली से रखें कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन जब आएगा वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एमपीएसआई, देखो भाई, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाना इंपॉर्टेंट है, किसी के यहाँ सब इंस्पेक्टर बना देना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर वो सब इंस्पेक्टर किसी को बना सकती है तो वो एसडीएम क्यों नहीं बना सकती? वो एसडीएम बनाएगी ना, वो कुछ भी बना सकती है। मतलब अगर आप करप्शन की बात करो कि करप्शन, तो करप्शन रोकने का सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब कोई व्यक्ति कितना भी जुगाड़ वाला हो ना, अगर ये 4 स्टेज में उसने जुगाड़ लगा दिया ना, इसका मतलब फिर वो ऐसा ही क्यों बनेगा भाई, वो एसडीएम क्यों नहीं बनेगा? तो इसका मतलब इससे करप्शन रुकेगा। इस चीज़ का आपको वेलकम करना चाहिए सभी लोगों को। कितना अच्छा स्टेप और कितना अच्छा अपना एमपी का स्तर भी तो देखो भाई। अपने स्वार्थ से परे भी कुछ चीज़ों को समझो और देखो। और मैं स्पेशली जो इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को बच्चों को समझाएं कि भाई आप एक्चुअल समझो, ठीक है? तो इससे क्या होता कि करप्शन जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मतलब एक्सेप्शन केस में कोई बंदा कहीं वही खास जुगाड़ वाला है भाई, उसको बनना ही है, उसका ड्रीम रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी बना ले तो मेरे हिसाब से पॉसिबल है। अदरवाइज तो मुश्किल है इसमें कि करप्शन के चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पूरे एफर्ट डालेगी कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहीं से धांधली ना कर पाए। और अगर कोई व्यक्ति करेगा भी ना तो भले ही वो भर्ती हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10 20-20 साल जॉब करने के बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है बाद में। तो यानी कि कभी भी किसी जॉब में अगर आप करप्ट तरीके से भर्ती भी होती हो, अभी बहुत सारे व्यापक घोटाले से हुए थे, वो सब बाद में या तो खुद ही रिजाइन कर दिए डर के मारे, भाग गए, स्टेट छोड़ गए, कहीं विदेश में नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। पुलिस में भी कई सारे लोग आ जाते थे, फिर उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। तो करप्ट बन के आप कब तक सर्वाइव करोगे भाई? आपको कहीं ना कहीं पकड़ में आओगे आप। आजकल सब चीजें क्लियर है, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है? तो मतलब ये समझ में आ गया हो, करप्शन इससे रुकेगा। इस चीज का ध्यान रखना आप, इससे आपको बहुत फायदा है। क्योंकि अगर 500 वैकेंसी आती है और 200 पे करप्शन हो जाता है ना, तो 300 वैकेंसी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सारी वैकेंसी पे जेन्युइन तरीके से तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप, अभी 2 किलो वजन बढ़ाना है, फिर 5 किलो वजन बढ़ाना है, फिर 3 किलो वजन बढ़ाना है, बड़ा आसान होता है। मैं बोल दूं 10 दिन में आप 20 किलो वजन बढ़ा के आओ तो दिक्कत आती है उसमें। ये प्रोसेस बहुत प्यारा हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका रोल प्ले करेगा विश्लेषणात्मक क्षमता में, कि जैसे नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर होते हैं ना, ऐसे चैप्टर जो मैथ और रीजनिंग में कॉमन है, ठीक है? ऐसे चैप्टर जो मैथ और रीजनिंग में कॉमन है, वो प्रकार के क्वेश्चन पेपर आप बेसिक बेसिक फाउंडेशन है वो सब चीज का पढ़ें, वो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये लिखित परीक्षा वाला डाउट मैंने बहुत सारे मतलब टीचर्स वगैरह वीडियो में डाल रहे हैं कि ये मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मेरे लिए सभी सम्माननीय है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरे ही टीचर हैं वो। लेकिन मैं कुछ गलतियां हो जाती हैं लालच में आके, कुछ जल्दबाजी में कुछ करके, कि सर ने वीडियो नहीं डाला तो डाल दिया। लिखित परीक्षा में इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में लिखा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है? तो इसमें जो मैं आपको इस तरीके एक तरीका बताता हूँ, जैसे जो सी ग्रेड की जॉब होती है ना, सी ग्रेड में भी डिवीजन होता है। सी ग्रेड में भी ए होता है, सी ग्रेड में भी बी होता है, सी ग्रेड में भी सी होता है। जैसे जो कांस्टेबल की जॉब है वो सी ग्रेड में आती है, और सी में भी सी में आती है वो। जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना, वो सी ग्रेड में ए में आती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सी में बी में आती है, इस प्रकार से। तो सी में जो ए में आती है वो पीएससी से भर्ती होती है, ठीक है? उन पे डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जा सकता है, क्योंकि इनका पहला प्रमोशन होने के बाद डायरेक्ट बी ग्रेड में चले जाते हैं। तो इनको ऐसे लिखित परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन जो बी ग्रेड वाली पोस्ट होती है उनका पहला प्रमोशन होकर वो सी में ही टॉप मोस्ट पोस्ट पे जाते हैं, तो उनकी लिखित परीक्षा नहीं ली जाती है, ठीक है? ये 100% सब जगह लागू नहीं होगा शायद, लेकिन ज्यादातर जगह ये लागू होगा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ।
एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे नागरिक शास्त्र का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब बहुत जगह गलत बताया लोगों ने, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है। बेसिक जो पॉलिटी है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, इस प्रकार की बातें जो हैं वो आपको होनी चाहिए। किस प्रकार के अधिकार आपके पास होते हैं, नागरिक को इस प्रकार एक स्टेट से इंटरेक्ट करना चाहिए, अगर उसके साथ कुछ गलत और सही होता है तो फायदा नुकसान किस प्रकार से होता है, गवर्नेंस वाला पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नोटिफिकेशन, कोई भी आपको डाउट आता है आप इसका इंतजार करें, ये जब भी आएगा तसल्ली से आएगा। कुछ लोग इसको बोलेंगे 15 दिन में आएगा, कुछ लोग इसमें बोल सकते 6 महीने में आएगा। देखो रूल बुक आई है, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत इसकी हो गई है। हो सकता है विदिन 15 दिन में, हो सकता है कभी भी घोषणा किसी मतलब मध्य प्रदेश के किसी भी मतलब जो पदाधिकारी या ऑथराइज पर्सन है वो कर सकते हैं इसकी घोषणा। और अ, ये कभी भी आ सकता है और इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितनी भी वैकेंसी आएगी, एक बार सिस्टम चालू होगा सारा सिस्टम प्रॉपर होते जाएगा धीरे धीरे। डीआई का इंपॉर्टेंस ये है, इसमें डीआई का देखोगे आप, डीआई का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे आप पुलिस में भर्ती हो जाते हो, आपको बहुत सारा विश्लेषण करना पड़ता है। मतलब उसमें मैं एक एक पॉइंट बता सकता हूँ कैसे पुलिस में काम आएगा वो। जैसे मान लो कि कोई क्राइम क्राइम यहाँ 2001 में यहाँ घटना घटित हुई थी, यहाँ किसी ने किसी को गोली मार दी थी, तो वो इस प्रकार से डेटा रहता है किसी की किस धारा में अपराध हुआ, महिला अपराध हुआ कि चोरी हुई, लूट हुई, वो हुई। तो विश्लेषण वाला काम बहुत रहता है पुलिस में। मतलब एनालाइज करना पड़ता है कि यार ये हो रहा है तो ये होगा, इस तरीके से होगा। अब यहाँ ये क्राइम हो रहा है यार, इस थाने में ये वाला क्राइम हो रहा है तो इस थाने में फोर्स ज्यादा दे दो आप। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो इसमें इसलिए डीआई का रोल बहुत अच्छा है। ये जिस किसी ने सिलेबस बनाया है ना, मैं उसको पहले तो सैल्यूट करूंगा भाई, कि मतलब सच में कोई अधिकारी पुलिस में ऐसे ब्रिलियंट लोग होते हैं जो इस प्रकार का सिलेबस बनाते हैं, इस प्रकार का स्ट्रेटेजाइज करके बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है। मतलब बहुत अच्छा हुआ है ये पहली बार। ठीक है, शायद खत्म हो गया। बाकी सारे डाउट आप कमेंट करके पूछना, मैंने बहुत सारे कमेंट बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखे, वो सारे बता दिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, इसमें कमेंट में बता देना, मैं वो बाकी सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।